और हमारे खास बुलेटिन रिपोर्टर लाइव में आपका बहुत स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की हर खबर और हर बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस खास कार्यक्रम में शहर शहर से हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उन बड़ी खबरों पर उन सभी से अपडेट लेंगे और आपको तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर समेत तमाम वो जगह जहां कुछ भी हलचल है, तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले रुख करेंगे अजहर हुसैन का, हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजहर, आज तमाम वो बड़ी खबरें क्या हैं जिनके बारे में दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर की एक अहम खबर जो कि दिल्ली से जुड़ के आ रही है कि आज सुबह जो है जो दिल्ली पुलिस है, पहले उनको एक गाड़ी मिलती है, सब्जी की गाड़ी मिलती है जो सैंकड़ों गाड़ी होती है, और उसमें जो एक कमसिन बच्चा है और उसके साथ साथ एक व्यक्ति मिलता है। जब वो पूछताछ की जाती है तो तो वो अपना नाम जो है एक ऑफिसर के तौर पे, एनआईए ऑफिसर के तौर पे बताता है। जब उसकी जांच पड़ताल की जाती है तो एक फर्जी एनआईए कार्ड मिलता है। तो उसके बाद में दिल्ली पुलिस ने इसको अपनी हिरासत में लिया है और लगातार जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लगातार इससे पूछताछ भी की जा रही है। और ये आशंका लगाई जा रही है कि इस व्यक्ति के साथ और कौन से लोग जुड़े हैं जो कि ये नकली एनआईए ऑफिसर के तौर पे जो लोगों के सामने आता है। तो फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है पूरी तरीके से इस हवाले से केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है और आशंका लगाई जा रही है कि ये कितना बड़ा नेटवर्क होगा और इसके साथ में किन लोगों का जो है कितना बड़ा ग्रुप होगा। तो इस पे फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये बड़ी खबर है जो अभी दिल्ली के बाद में जो जम्मू कश्मीर, और ये व्यक्ति जो है जम्मू कश्मीर के दक्षिणी कश्मीर पुलवामा से ताल्लुक रखता है और पुलवामा का ही ये रहने वाला है। अगर हम दूसरी खबर की अगर हम बात करें कि असेंबली सेशन का आज दूसरा बजट सेशन का आज जो है एक अहम इजलास होने जा रहा है जो कि अभी कुछ देर पहले जो स्टार्ट हुआ है, जिसमें आज भी फिर से एक सवालात होंगे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से और आज जो है उसके बाद में जवाब होगा। और इसमें जो विपक्ष है, पर्टिकुलरली जो एलओपी है, सुनील शर्मा ने काफी सारे जो मुद्दे हैं उठाए हैं फंड रिलीज के हवाले से, पर्टिकुलरली उन एरियाज में जहां तक अभी तक जो है काम हुए हैं लेकिन फंड अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। इस हवाले से भी काफी सारे सवालों के जवाब जो है आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला देंगे इस सेशन में, और ये आज का सेशन जो है काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और एक और खबर की अगर हम बात करें, लगातार जो मुस्लिम समुदाय का जो एक अहम महीना जो जिसे रमजान कहते हैं वो आने वाला है, वो स्टार्ट हो गया। उसका आज पहला दिन चल रहा है और इस पहले दिन के साथ ही जो है जो मैजिस्ट्रेट की जानिब से, या हम यूँ कहेंगे कि होम मिनिस्टर की जानिब से एक अहम जो है ऑर्डर जो है वो इजरा किया गया है, जिसमें तमाम का जो डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हिदायत दी गई है कि जो भी डोनेशन, क्योंकि इस महीने जो है काफी सारा जो डोनेशन है वो जमा होता है और इस पे पूरी तरीके से निगरानी रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है एसएसपी के साथ साथ जो तहसीलदार है, एसडीएम, उसको हिदायत दी गई कि वो पूरी तरीके से नजर रखें कि किस प्रकार से जो डोनेशन है, क्योंकि इस महीने करोड़ों के रुपए में जो है डोनेशन किया जाता है और इस पे पूरी तरीके से नजर रखी जाएगी कि क्या व्यक्ति जो डोनेशन कर रहा है, क्या जो सामने वाला व्यक्ति है, क्या वाकई तौर पे वो जो डोनेशन है वो कहीं पर रजिस्टर्ड है, क्या कोई भी कमेटीज होती है, संस्थाएं होती है जिनको वो डोनेट करते हैं, क्या वाकई तौर पे वो लीगल है या इलीगल है। इस पे पूरी तरीके से आपकी बात जो है निगरानी रखी जाएगी और बाकायदा तौर पे सेक्शन 163 यानी डीएनएस के तहत जो है इस पे जो है ऑर्डर निकाला गया है। और जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि तमाम तर जो एसडीएम है, तहसीलदार है या एसएसपी है, तमाम तर उनको ऑर्डर किया गया है कि वो जो है इस पे पूरी तरीके से निगरानी की जाए। और इस हवाले से जो अगर हम जम्मू के कश्तवाड़ इलाके से बात करें तो वहां से जो है एक मजिस्ट्रेट की जानिब से एक ऑर्डर इजरा किया गया है कि वो तमाम तर इन चीजों पे नजर रखें और इस पे तमाम तर जितने भी एनजीओज है, ट्रस्ट है, सोसाइटीज है, कमेटीज है, इनकी पूरी तरीके से नजर रखें और बाकायदा तौर पे अगर कोई डोनेशन ले रहा है क्या वाकई तौर पे वो रजिस्टर्ड है, और अगर वो रजिस्टर्ड है तो तब जाके वो इस पे जो है वो डोनेशन ले सकता है। अगर हम एक और खबर की अगर हम बात करें, जम्मू श्रीनगर जो राजमार्ग है, लगातार अगर हम देखेंगे बीते सालों में काफी कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन इंडियन रेलवे की जानिब से एक बड़ा बयान जो है वो सामने आ रहा है कि वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस जो है वो जम्मू से जो है माफ कीजिएगा वो श्रीनगर से दिल्ली जा रही थी, लेकिन अब की बात जो है 24 फरवरी का एक बड़ा ऐलान सामने आ रहा है कि 24 फरवरी को जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अब श्रीनगर से जम्मू तक जाएगी और ये स्पेशल ट्रेन जो है अब चलाई जाएगी और इससे
जो है न कि मुसाफिरों को जो है आने जाने में काफ़ी सुविधाएँ हो सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से रेलवे कनेक्टिविटी हुई है तब से लेके जो है अभी तक इस रेलवे के ऊपर जो है काफ़ी जो है रश बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से ट्रेन की आवाजाही को भी यकीनी बनाने के लिए या मुसाफिरों के जो सफ़र है उसको आराम देने के लिए भारतीय रेलवे की जानिब से एक और कदम किया जा रहा है। और इसका बाज़ाब्ता तौर पे जो इफ्तिताह होगा यानी इनॉग्रेशन जो होगी वो 24 फरवरी होगी, 24 फरवरी को होगी और इसमें तमाम तर जो तैयारियाँ है वो मुकम्मल की गई है। और इसके अलावा अगर हम मौसम की बात करें, क्योंकि एक तरफ से जो है जम्मू कश्मीर का मौसम जो है बिल्कुल सुहाना नजर आ रहा है और मौसम विभाग का मानना है कि अगले कई दिनों तक जो है मौसम ड्राई रहने का इम्कान है। और इस ड्राई मौसम के चलते हुए अगर हम बात करें कि इस ड्राई मौसम के चलते हुए अगर हम बात करें कि किसानों में भी एक खुशी की लहर दौड़ गई है, वो भी किसान अब जोक जो है वो अपने खेतों की तरफ जा रहे हैं। और बाज़ाब्ता तौर पे हम ये कहेंगे कि किसानों का सेशन जो है वो अब स्टार्ट होने जा रहा है। और लंबे सर्दियां या बर्फ के बाद में अभी ये आशंका लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो है इस मौसम के हवाले से किसान अब अपनी खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजहर आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थी जम्मू कश्मीर की वो तमाम बड़ी खबरें जिनसे आपका रूबरू होना जरूरी था। और अब आपको मुजफ्फरनगर लेकर चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी अक्षय ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, क्या बड़ी जानकारी है आपके पास? मैं आपको बताना चाहूंगा, जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र में अब से कुछ दिन पूर्व दो बदमाशों ने दो जगह फायरिंग की थी, जो कि पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद होकर जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। उसके बाद आज सुबह जो बुढ़ाना पुलिस है उन्होंने दोनों बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जिनके ऊपर 15-15 हजार का इनाम था, जिसका नाम आजिम और ताजिम था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने इन दोनों घटनाओं को संयुक्त किया था, कहीं जिस तरीके से बुढ़ाना पुलिस ने इतना बड़ा गुड वर्क सुबह किया है, उससे बुढ़ाना जो थाना क्षेत्र है उसमें कहीं वहां की जो जनता है उसमें खुशी का माहौल है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जो बुढ़ाना के व्यापारी थे और जनता थी उनमें भय का माहौल बनाया हुआ था। जी शिवानी। बिल्कुल। और इस मामले में जब जांच आगे बढ़ी है अक्षय, तो क्या कुछ सामने आया है निकल के? शिवानी, जब इस दोनों बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई, तो पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने उन जो वहां पर रहने वाले थे वहां अपना भय जमाने के लिए इस तरह की घटना की थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था वहां पर सीसीटीवी कैमरे में उनकी जो फेस है वो वहां पर सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाएगा। जी शिवानी। अक्षय, ये वहां पर पैठ बनाने से क्या तात्पर्य है? क्या ये कोई गैंग है जो इलाके में अपनी अपनी दहशत, अपना भय, अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहा था? और क्या इनके साथ और भी लोग सम्मिलित हो सकते हैं? शिवानी, अभी इनकी पूरे गैंग है उसको उसके पीछे जो मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस है वो लगी हुई है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनकी गैंग में और कौन कौन लोग हैं और जो जिस तरह की घटनाएं करने में शामिल रहते हैं और क्यों उन्होंने इतनी बड़ी घटनाओं को किया है और क्या इसके पीछे उनका और इससे ज्यादा कारण था। जी। और अक्षय, आसपास के लोगों से क्या आपने बातचीत करने की कोशिश की इस घटना के बाद, या फिर इस घटना को लेकर आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है? खास करके इन दो अपराधियों को क्या पहले भी उस इलाके में देखा गया था? क्या आसपास के रहने वाले बताए जा रहे हैं? शिवानी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब वहाँ के जो बुढ़ाना के व्यापारी हैं और आसपास के रहने वाले लोग हैं उन्होंने बताया कि ये इस तरह की घटनाएं पहले भी करते आ रहे हैं और इन पर इससे भी ज्यादा कड़े मुकदमे हैं, लेकिन जिस तरीके से इस पर बुढ़ाना पुलिस ने इन पर कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं जो बुढ़ाना के व्यापारी हैं और आम जनमानस है उनको कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। और मैं कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की यूपी की पुलिस है उन्होंने कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं वो कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए हित की है। जी। ठीक है। और अक्षय, इन सब के बीच क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ठोस स्टेटमेंट सामने आया है इस पूरे मामले पर? किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और कौन कौन से वो सवाल रहेंगे जिनके जवाब पुलिस की टीम अब तलाशेगी? जी शिवानी, जब उस सर्किल के जो एसपी हैं, एसपी रेहात आदित्य बंसल, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अभी इन दोनों बदमाशों से पूछताछ की जा रही है, जो भी उनकी पूरी गैंग होगी उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और जो भी इस तरह की घटनाएं उस क्षेत्र में या पूरे सर्किल देहात सर्किल में या पूरे मुजफ्फरनगर जिले में करेगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई मुजफ्फरनगर पुलिस करेगी। जी बिल्कुल। तो मुजफ्फरनगर की पुलिस इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त नजर आ रही है। दोनों अपराधियों को पकड़ लिया गया है, पूछताछ जारी है, इस मामले की पड़ताल की जा रही है कि क्या इनके पीछे
एक गिरोह हो सकता है, संगठित गिरोह, क्या एक उभरता हुआ गैंग हो सकता है ये, कि जिस तरीके की हमारी सहयोगी ने जानकारी दी कि दरअसल ये इलाके में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो मतलब साफ है एक उभरता हुआ गैंग भी हो सकता है। और गैंग कई दफा केवल 2 लोगों की बदौलत नहीं चलता, तो हो सकता है इसमें और भी लोगों की सक्रियता हो जो पर्दे के पीछे हो। फिलहाल पुलिस उनको तलाशने की पूरी कोशिश कर रही है। अक्षय, इस पूरे प्रकरण में उन दोनों अपराधियों से क्या बातचीत हुई जब उनकी पेशी हुई, जब पुलिस की टीम उनको लेकर थाने पहुंची? जी जी, उन्होंने बताया कि जिस तरीके हम अपना पूरे मुजफ्फरनगर जिले में एक भय का माहौल बना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वे आगे एक कहीं ना कहीं बड़े जो गिरोह है उसमें अपने गिरोह को शामिल करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुजफ्फरनगर जिले में जिस तरीके 2000 जब 13 से पहले यहाँ पर जो भय का माहौल था ठीक व्यापारियों है। में भी और आम जनमानस में भी, वैसा भय यहाँ पर बनाना चाह रहे थे। लेकिन जो मुजफ्फरनगर पुलिस है, इन्होंने कहीं ना कहीं जो उनका भय बनाने का जो मूड था वो कहीं ना कहीं फेल कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अक्षय, बने रही हमारे साथ। एक बार फिर से आपको श्रीनगर लेकर चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी अजहर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इससे पहले भी हमने उनका रुख किया और जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में उन्होंने आपको जानकारी दी। अब उन्हीं खबरों पर थोड़े विस्तार से बातचीत करेंगे। अजहर, सबसे पहले दिल्ली से जुड़ी हुई वो खबर जिसका आपने सबसे पहले जिक्र किया, वो आरोपी, वो संदिग्ध व्यक्ति जिसको एक ब्लैक काले रंग के सेंट्रो कार से पकड़ा गया है, उसके साथ एक नाबालिग की भी मौजूदगी थी। बताया जा रहा है कि एनआईए का फर्जी आईडी कार्ड तो इसके पास था ही, ये एक तरीके से ठगी के गिरोह को भी संचालित करता था, नौकरी देने का झांसा देकर लोगों को फंसाता था। और ये भी जानकारी सामने आई कि कार में जो नाबालिग बैठा हुआ है उसको भी कहीं ना कहीं यही झांसा देकर उसने अपने साथ रखा हुआ था। इस पूरे मामले पे क्या और भी अपडेट निकल के सामने आई है जो जांच पड़ताल का विषय है? दिल्ली पुलिस की जानिब से एक सराहना कदम जिसे आप सल्यूट करते हैं कि वाकई तौर पे जब जिसकी हम बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी की कहीं पे चूक नहीं होनी चाहिए, वाकई तौर पे जब दिल्ली पुलिस को वहां पे रूटीनली, हालांकि इस शख्स के पास में, हालांकि जब वो वहां वहां पे खड़ा था तो कोई भी शख्स इसके ऊपर जो है वो देख नहीं सकता, क्योंकि काफी सारी भीड़ भाड़ इलाका है। और पुलिस की जानिब से कहते हैं ना कि कानून की नजर एक जो है बहुत तेज होती है और कानून के जो हाथ है बहुत लंबे होते हैं। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं जब ये संदिग्ध गाड़ी वहां पे सबसे पहले इनके ऊपर नजर पड़ती है कि जो पुलिस की जानिब से जो कहा गया है कि उनको थोड़ा सा शक हो गया, तो उसके बाद में जब थोड़ी सी हल्की सी जब छानबीन की गई तो उससे आइडेंटिटी कार्ड, तो उन्होंने पहले अपने आप को एनआईए ऑफिसर बोला, फिर आइडेंटिटी कार्ड चेक किया गया और उसके बाद में ये सारा खुलासा जो है सामने आया। और उसके बाद में ये भी पता लगाया जा रहा है क्योंकि जो अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है कि ये शख्स जो है इनमें काफी सारे व्यक्तियों को जो है नौकरी का जासा दिया है, नौकरी के बाद ही उनको कहा कि वो एनआईए या और कुछ भी होगा, ये बड़ा एक गैंग भी हो सकता है। पुलिस की जानिब से जिस से कार्रवाई की जा रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को भी इस बारे में जो है इतला की गई है, पुलवामा पुलिस को भी, वो भी इस हवाले से जो है इन्वेस्टिगेशन कश्मीर से भी कर रही है, पुलवामा से भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है कि इनके साथ जो है कहाँ से और इनका जो ग्रुप है कितना बड़ा ग्रुप हो सकता है, कितनी बड़ी गैंग हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस और कश्मीर पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पे देखती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इसमें क्या कुछ सामने आता है ये भी देखने वाली और विषय वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उन्होंने इस पूरे इस कार्रवाई के ऊपर जो है वो छानबीन कर रहे हैं और फिलहाल इस व्यक्ति को जो है अपने तहवील में लिया है। हालांकि एक फोटो जो है वो सामने आया है, इसके साथ में एक नाबालिग बच्चा भी साथ में था। फिलहाल इस पूरी तरीके से इस गुत्थी को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी किए कर रहे हैं। और इधर से अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी पुलिस की सख्त हुई है और वो भी यहाँ से जो है पूरी तरीके से इस मामले में जो है पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है। ठीक है अजहर, इसके अलावा बजट का आप जिक्र कर रहे थे और तमाम राज्यों में हमने देखा कि जो बजट का सत्र रहा काफी हंगामेदार रहा, विपक्ष ने खूब माहौल उड़ाए और जो कार्यवाही थी वो भी कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ गई। क्या जम्मू कश्मीर में भी इस तरीके का प्रकरण होने की उम्मीद है? क्या कुछ मसले हो सकते हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरती हुई नजर आए? जब से ये बजट सेशन स्टार्ट हुआ है 2 फरवरी से लेकर लगातार, जब उपराज्यपाल ने जब उनके खिताब से ही, उनके तकरीर से ही ये बजट सेशन जो जब स्टार्ट हुआ है, तो तब से लेकर अभी तक लगातार विपक्ष की ओर से लगातार जो सवालात है, जो तामीर तरक्की के जो काम है उनके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, वो लगातार और इस पे जो है बातचीत भी चल रही है। तो आज का सेशन भी बिल्कुल अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें काफी सारा जो शोर
शराबा जो है वो देखने को मिला, जिस तरीके से विधानसभा में देखते हैं, और यहाँ पे भी वही प्रक्रिया लगातार दोहराती नजर आ रही है। और आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो देर बिल्कुल से ही अभी तक लगातार जारी है। बिल्कुल और आज अजहर, जो और है आगे भी शायद ये सिलसिला बना रहे, नजर बनाए रखिएगा। आप लौटेंगे आपके पास, फिलहाल लखनऊ चलते हैं, वहां से हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश में आज क्या कुछ खास है, तमाम खबरें जिसके बारे में दर्शकों को रूबरू कराना चाहेंगे? बिल्कुल शिवानी, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात कर लें तो आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों को अपने सरकारी आवास पे सम्मानित करने का काम किया गया है। तो एक तरह से अभी एक दिन पहले जिस तरह से उनका बयान आया था कि प्रयागराज में माघ मेले में जिस तरह से बटुकों की शिखाएं पकड़कर खींची गई, वो कहीं से स्वीकार्य नहीं है सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, और जो भी चोटी खींचने वाले लोग थे उनको बहुत बड़ा पाप मिलेगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कुंभ में जिस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी, तस्वीरें सामने आई थी बटुकों के साथ, वो मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं 1 बजे वाराणसी में स्वामी अवधूतेश्वरानंद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वहीं 1:30 बजे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो देखना होगा अब अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस बटुकों पे होती है या फिर SIR की प्रक्रिया पर जिस तरह से निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी को बार बार अखिलेश यादव कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसको लेकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। क्योंकि जिस तरह से सपा का प्रतिनिधिमंडल दल मिला था निर्वाचन आयोग से, और निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वैसे ही सारी चीजों का खंडन कहीं से भी प्रक्रिया में कोई खामियां नहीं है और किसी भी पार्टी के साथ किसी तरह की पक्षपातपूर्ण रवैया निर्वाचन आयोग का नहीं है। और वही बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी स्थिति को क्लियर कर दिया था, अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया था कि बहुजन समाजवादी पार्टी 2027 का विधानसभा का चुनाव अपने दम पे अकेले लड़ेगी और 2007 की तरह 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 2027 के चुनाव की जो तैयारियां चल रही हैं राजनीतिक दलों में, किस तरह गठबंधन की राजनीति के तहत इन मुद्दों को साध लिया जाए और सत्ता में आ जाए, इसको लेकर अखिलेश यादव का जो एक प्रयास था उसको बहुत बड़ा डेंट मायावती की तरफ से लगा है। वहीं चूंकि उत्तर प्रदेश में विधान बजट सत्र चल रहा है, तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुलिस प्रशासन के रवैये और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम किया है। तो वहीं संग्राम सिंह यादव जो सपा के विधायक हैं, वो भी शिक्षा विभाग में जिस तरह भ्रष्टाचार है उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने सरकार को घेरा है। तो कहा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोपों का दौर विधानसभा परिसर में भी देखने को मिला है। सरकार के भी आरोप विपक्षी नेताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार के तरफ से इन सारे मुद्दों का खंडन किया गया है और सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि हम ये जो बजट लाए हैं उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए लिया, उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी उसका मार्ग प्रशस्त करने आए हैं, महिलाओं को कैसे सुरक्षा दी जाएगी, बेहतरीन कानून व्यवस्था कैसे स्थापित की जाएगी, इसको लेकर हम इस बजट को लेकर आए हैं और आम जनता के बीच में इसी बजट के आधार पर चुनावी मुद्दों में भी जाएंगे। तो अब देखना होगा कि 2027 का चुनाव होता है तो यहाँ गठबंधन की जो राजनीति है वो कितना अपना फलसफा दिखा पाती है। क्योंकि जिस तरह से मायावती ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, इसको लेकर अखिलेश यादव के लिए चिंता की लकीरें जरूर होंगी, क्योंकि अखिलेश यादव इसको भली भांति जानते हैं कि बिना गठबंधन की राजनीति किए, बिना अन्य राजनीतिक दलों के समर्थन के उतना वोट प्रतिशत पाना। राघवेंद्र, तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में जो भी सियासी हलचल तेज है, इन सबको अगर एक तरीके से समराइज करने की कोशिश करें तो ये सब कुछ आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पक्ष और विपक्ष की पुरजोर तैयारी और कोशिशों का नतीजा है। और जैसा कि आपने बात की, मायावती के कल के बयान ने अखिलेश यादव की तमाम कोशिशों पर पानी जरूर फेर दिया है। हालांकि राजनीति के कुछ जानकार इसको मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी की एक कोशिश भी बता रहे थे। वहीं अटकलें ये भी लगाए जा रहे थे कि क्या अखिलेश यादव ने ये इशारा किया है कि वो मायावती के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं, क्योंकि पहले से ही उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही कांग्रेस से बहुत ज्यादा उम्मीद अखिलेश यादव को नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच देहरादून चलते हैं। देहरादून से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। देहरादून से क्या बड़ी खबरें हैं उपेंद्र?
देखिए, जिस तरीके से जो उत्तराखंड में जिस तरीके से जो भाजपा जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम जो है वो चला रही है, पिछले एक माह से ऊपर जो है का समय हो चुका है। और ऐसे में तमाम सरकार के तमाम मंत्री और विधायक, उसके साथ ही अधिकारी जो है वो जनता के बीच जाकर जिस तरीके से जो है जो उत्तराखंड सरकार की तमाम सारी जो योजनाएं, तमाम सारे जो विकास कार्य हैं, उनको जनता के बीच रखने के काम जो है वो कर रहे हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के चिन्यालीसोड़ में जिस तरीके से वहां पर जाएंगे और जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। तो ऐसे में वहां पर जिस तरीके से एक तो जनता की समस्याओं को वहां पर सुनेंगे कि किस तरीके से जनता की क्या कुछ समस्याएं हैं, और साथ ही साथ जो राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसमें कितना बेनिफिट लोगों को जो है वो मिल पा रहा है, इन तमाम चीजों को जो है वो वहां पर रखेंगे। साथ ही जिस तरीके का जो विकास कार्य अभी तक राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार की जो योजनाएं जो प्रदेश में जो चल रही है उसका कितना लाभ जो है वो जनता को मिल रहा है, तमाम इन चीज़ों को जो है वो जनता से जो है वो साझा करते हुए दिखाई देंगे। उसके साथ ही जिस तरीके से बजट भी जिस तरीके से मार्च में पेश होना है, और ऐसे में जिस तरीके से तमाम लोगों से भी राय मशवरा जिस तरीके से सरकार कर रही है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, आम जनता हो, साथ ही साथ जिस तरीके से स्वयं सहायता समूह हो, उनसे भी जिस तरीके से फीडबैक लेने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। तो माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर बजट को लेकर भी राय शुमारी जो है वो लोगों से कर सकते हैं कि उन्हें किस तरह का बजट जो है वो चाहिए और किस तरीके से जो है विकास कार्य हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को जो की राय शुमारी करते हुए जो है वो आज चिन्यालीसोड़ में जो है वो करते हुए दिखाई देंगे। दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो मौसम विभाग ने जिस तरीके से प्रदेश में जिस तरीके से येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है, हालांकि अगर देखा जाए तो प्रदेश के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, 2000 फीट के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर कल भी हल्की बर्फबारी और बारिश जो है वो देखने को मिली है। और कल भी जिस तरीके से देहरादून, हरिद्वार समेत तमाम मैदानी जनपदों में काले बादल छाए हुए थे, आज भी सुबह से जो है देहरादून में काला बादल जो है वो छाए हुए हैं। हल्की सी बूंदाबांदी जो है देहरादून में देखने को मिली और प्रदेश के कई हिस्सों में जिस तरीके से तापमान में गिरावट जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि दिन के समय में जिस तरीके से तापमान लगातार जिस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में थोड़ा सा गिरावट जो है वो जरूर मिली है। बिल्कुल, तो मौसम के लिहाज से जहां उत्तराखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ सियासी सरगर्मियां भी तेज हैं। और इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही।